यहाँ पर हम सबसे पहले बात शारिक मध्य प्रदेश की करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डैम है ये कई दिन तक सुर्खियों में रहा था, जहाँ पर पानी का रिसाव हुआ था। आपको याद होगा धार के इस कारम डैम में लीकेज के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एएनएस कंस्ट्रक्शन और सारथी कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और साथ ही दोनों कंपनियों को नोटिस भी भेजा है और दोनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर दिया गया है। बांध निर्माण और सत्ता पक्ष खास करके गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और दोनों कंपनियों से उनके रिश्तों को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाया था। देर से ही सही, अब राज्य सरकार जागी है और उन दो कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसमें रिसाव की खबर थी और बताया गया कि करोड़ों का चूना लगाया गया है। दशकों पहले इसी बांध में लीकेज की वजह से ऑफिशियल 1000 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन उस वक्त जो विपक्षी पार्टियां थी उनका कहना था कि करीब 25,000 लोगों की जान गई थी। लेकिन सरकार ने इस बार इस पूरे डैम को लेकर काफी निगरानी की और ध्यान रखा, लेकिन जब तक पानी वहां से रिलीज नहीं हुआ तब तक आसपास रहने वालों की सांसें अटकी हुई थी। रात 2 से 3 बजे तक मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में बैठकर इसके पल पल की खबर ले रहे थे। बिल्कुल, जब इस अंडर कंस्ट्रक्शन डैम में पानी भरा गया तब ये लीकेज जो है सामने आया था और इसके बाद जो आसपास के गांव हैं उससे 18 गांव जो है वो खाली करा लिए गए थे। लोगों को एहतियातन जो है शिफ्ट करना पड़ गया था, क्योंकि खतरा इतना बड़ा था। अगर यहाँ से कोई दुर्घटना होती तो वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती थी, जिसके बाद जैसे कि शारिक आप भी बता रहे थे, चिंता इतनी बढ़ गई थी कि इसको जो है कोशिश करके यहाँ से पानी का दबाव कम करने के लिए ये रास्ता बनाया गया, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और उसके बाद चिंता यहाँ पर कम हुई जब पानी जो है इस डैम से निकाला गया। अनुराग मिश्रा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। माफ कीजिएगा, अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग, हमने आपकी माफ कीजिएगा, आपका नाम हमने गलत ले लिया। पूरी खबर हमने आपकी पहले भी दिखाई थी, अभी भी हमने उसका जिक्र किया। पहले हुए हादसे में हजारों लोगों की जान गई थी। एक बड़े मंत्री जो नंबर 2 कहे जाते हैं, नंबर 1 की तमन्ना उन्होंने पाल रखी थी, पहुंच नहीं पाए। नरोत्तम मिश्रा से किस तरह से ये दोनों कंपनियां जुड़ी हुई थी और इतना वक्त राज्य सरकार ने क्यों लिया इन दोनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए? जी शारिक, आज लगता है सुबह से लगातार आप थोड़ा पानी कम पिया है आपने, क्योंकि जिस बांध की आप बात कर रहे हैं वो दरअसल गुजरात के मोरबी का डैम था और ये डैम भी 11 अगस्त को ही आज से लगभग 42 साल पहले वहां पर यह हादसा हुआ था। और चूंकि जो कारम डैम है धार में, उसका भी हादसा 11 अगस्त को ही वहां से सीपेज शुरू हुआ था, इसलिए एक तुलनात्मक अध्ययन था वो कि किस तरह से उस वक्त जो हादसा हुआ उसमें हजारों लोग गुजरात में मारे गए और मध्य प्रदेश ने इस त्रासदी को टाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने दूसरा सवाल पूछा ये अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2018 में आपको याद होगा कि हमने खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को कि कैसे ई टेंडरिंग घोटाला हुआ था। तब सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद जब यहाँ आए थे तो हमने सीधा सवाल पूछा था, क्योंकि 6 महीने बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वजह यह थी कि बहुत बड़ा डेटा था और यहाँ की सरकार कह रही थी कि CERT जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है केंद्र सरकार की, वो जब तक आकर डेटा नहीं ले जाती तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मोटा मोटी टेंडरिंग घोटाला वो था जिसमें सीधे कंप्यूटर से ही किसी की निविदा को कम किसी को बढ़ा दिया जाता था और L1 टेंडर उसके नाम पर दे दिया जाता था। मान लीजिए मैंने और आपने 2 लोगों ने बोली लगाई है और मेरा टेंडर कम है, तो कहीं ना कहीं आपके टेंडर की जानकारी पहले ही लग जाती थी और मेरे टेंडर की बोली को बढ़ाकर वो टेंडर मुझे दे दिया जाता था। तो उस वक्त जब जांच हुई थी तो जो कारम डैम है इसका भी नाम उसमें आया था। और इसके बाद आप सोचिए कि खुद आर्थिक अपराध शाखा ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी और उसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने इसमें मामला दर्ज किया। एक आदित्य त्रिपाठी हैं, फिर एक राजू मेंटाना और इसके अलावा बहुत मध्य प्रदेश सरकार के बड़े बड़े IAS अधिकारियों के इसमें नाम आए थे। 8-9 लोगों की गिरफ्तारी ईडी ने की, लेकिन उसके बाद से ईडी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठ गई। इस दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर बीजेपी की सरकार आ गई। सत्ता बदलती रही, जांच होती रही और अब उसके बाद जब आखिरी बार सत्ता बदली, यानी जब से बीजेपी सत्ता में है, तब से इस जांच में अब आगे कुछ नहीं आ रहा है। और नतीजतन क्योंकि सबसे ज्यादा ठेके, टेंडरिंग का जिक्र मैंने इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा ठेके जल संसाधन विभाग से ही जुड़े हुए थे उसमें, और एक के बाद एक कारम डैम के अलावा बेगमगंज में 3 दिनों पहले और उसके पहले भी पिछले साल भी
35 करोड़ के पुल पुलिया जो 2-3 साल पहले बने थे वो बह गए थे, उसकी भी तस्वीरें हमने दिखाई थी। तो अपने आप में इसके सारे तार ई टेंडरिंग से जुड़े हुए हैं। और विपक्ष का आरोप है कि जो सारथी कंस्ट्रक्शन के प्रमोटर हैं वो नरोत्तम मिश्रा से उनके घनिष्ठ संबंध है। कई सारी तस्वीरें उन्होंने रिलीज की हैं और कहीं ना कहीं वो आरोप यहाँ पर जो सीपीएम है वो तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक का इस पूरे मामले में लगा रहा है, लेकिन जांच नहीं हो रही है और जांच आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अनुराग, आपका शुक्रिया सुधार कर देने के लिए, लेकिन हम पहले वो खबर जो आपने की थी उस खबर को हम पहले दर्शकों को दिखा देते हैं और फिर आगे इस चर्चा को जारी रखेंगे। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है। मध्य प्रदेश के बांधों से भ्रष्टाचार की धारा बहती रहती है। साल 2021 में एनडीटीवी ने बताया था कि कैसे 35 करोड़ के पुल पुलिया बह गए जो 2 से 3 सालों में बने थे। सोमवार को बीना नदी पर करोड़ों की लागत से बना बेगमगंज हैदरगढ़ पुल का हिस्सा 3 फीट तक धंस गया। यूपी एमपी की सीमा पर राजघाट बांध बनकर बिगड़ भी गया, लेकिन दोनों राज्यों ने 50 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिससे न तो लोकार्पण हुआ न सौंदर्यीकरण। लेकिन हाल ही में कारम डैम ने जो कहानी बताई है वो तो गजब ही है। कारम डैम में 2 चैनल के जरिए 15 एमसीएम पानी तो बहा दिया गया, इसके साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए भी बह गए। अप्रैल 2018 में जब एनडीटीवी ने ई टेंडर घोटाले की परतें खोली थीं तो पता लगा था कि कैसे जल निगम की 3 निविदाओं को खोलते समय कंप्यूटर ने एक संदेश डिस्प्ले किया। इससे पता लगा कि निविदाओं में टेम्परिंग की जा रही है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। महीनों जांच शुरू नहीं हुई, तब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से हमने सीधा सवाल पूछा था। मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। आपने एक नया विषय उठाया है, मैं इसके पूरे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी करूंगा। 10 मार्च 2022 को कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ई टेंडर घोटाले की जांच के संबंध में विधानसभा में सवाल पूछे तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने लिखित जवाब में कहा था कि मोहनपुरा और करम सिंचाई परियोजना की जांच ईओडब्ल्यू कर रहा है, इनमें गड़बड़ हुई है। करम का ठेका पहले गुजरात की कंपनी को मिला, लेकिन मामला ई टेंडर घोटाले में आ गया और टेंडर रद्द हो गया। इसके बाद ठेका दिल्ली की एएनएस कंस्ट्रक्शन ने 304 करोड़ रुपए में लिया। 10 अगस्त 2018 से काम शुरू किया गया और इसे अगस्त 2021 में पूरा करना था। टेंडर जारी होने के बाद जल संसाधन विभाग ने एएनएस को वर्क ऑर्डर 10 अगस्त 2018 को जारी कर दिया। इसके मिलते ही कंपनी ने 99 करोड़ 86 लाख का काम ग्वालियर की सारथी कंपनी को 10 अक्टूबर 2018 को दे दिया। मजे की बात यह है कि ये रकम डैम की लागत में निर्धारित राशि से लगभग 14% कम थी, फिर भी कंपनी काम करने को तैयार हो गई। ग्वालियर के रसूखदार नेताओं की करीबी सारथी ग्रुप के पास इस वक्त 1032 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके हैं। ई टेंडर घोटाले में 2018 में पीई दर्ज की गई। उसके अगले साल ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की और उस वक्त के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के 2 निजी सचिवों की गिरफ्तारी हुई थी। आज भी एक उनके साथी तैनात हैं। सरकार ने कारम हादसे के लिए जांच दल गठित कर दिया, लेकिन सवाल है रसूखदारों पर कार्रवाई होगी? पिछला कौन था ये महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए अभी ये महत्वपूर्ण है। अभी जो बिंदु आएंगे उस पर कार्रवाई करूंगा। नहीं, वो तो है, लेकिन कारणों का तो पता लगना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरह के अभी कोई बोलने की स्थिति नहीं हो। जब तक मैं समीक्षा नहीं करूंगा, जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब मैं फिर आपसे बात करूंगा। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां थी आंध्र प्रदेश से लेकर, ये भी जो एनएस बता रहे हैं कि ये भाजपा के नेताओं की करीबी है इस कंपनी में। ये तो गोविंद सिंह जी का बात है, उनके कैसे बात मान लूं? क्योंकि कांग्रेस के पास तो एक आरोप लगाने के अलावा है क्या? ये आरोप बेबुनियाद, निराधार और असत्य है। पर सर, आप भी तब सत्ता में थे जब इस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। ई टेंडरिंग की पूरा जो सीआरटी रिपोर्ट लेकर के गए थे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं उस पर। ये अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आज तो मेरा पूरा फोकस यहाँ पर लगा है और जो बिंदु भी आएंगे जांच में, मैं उन पर सब पे कड़ी कार्रवाई करूंगा। सर, ऐसा तो नहीं सवाल से आप बच रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि विधानसभा में आपने खुद जवाब दिया। देखो, मेरी बात सुनो, सब मुझे पता है।
मैंने पटल पे क्या बोला, मैंने कहा ना कि कोई बचने की आवश्यकता नहीं है, दोषियों को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी पार्टी के लोग हो तब भी? देखो ये उनके कहने से कैसे मान लूं मैं? और कल से जो वो नेता बोल रहा है कांग्रेस के बात से उससे थोड़ी करूंगा। नहीं, सत्य तो आन दो। ई टेंडरिंग में तो सारे आरोप आप थे उस वक्त। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सत्य आने दो, फिर मैं उसके बाद बात करूंगा। कारम डैम के इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उन गांवों में पहुंचे जहां की तस्वीरें और व्यथा हमने बताई थी। दौरे के बाद उन्होंने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये जो डैम फटा है, ये डैम नहीं फटा, ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का डैम फटा है। इंदौर में बांध टूटा, 3 महीने से एक आदिवासी लड़का कह रहा था बहुत खतरा है और बांध टूट जाएगा। शिवराज सिंह जी ने वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने बचा लिया, लेकिन आज तक दोषी कर्मचारी, दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कौन लोग हैं ये सब ई टेंडरिंग का खेल है। मन चाहे लोगों को ई टेंडर में टेंडर दिलवाना और ऐसे कंपनियों को ठेका दिया गया है जो कि ब्लैक लिस्टेड है। आज अब मध्य प्रदेश में ई टेंडरिंग की कहानी गजब है। 10,000 कमाने वाले भोपाल नगर निगम के कर्मचारी पर एक बड़े बाबू की नजर इनायत हुई। रातों रात उसकी कंस्ट्रक्शन फर्म बनवाई गई। जल संसाधन के बड़े ठेके इनकी फर्म पर सबलेट होने लगे और ये शख्स इसे नगद में बदलकर अफसरों को रिश्वत में बांटता रहा। ये सब प्रवर्तन निदेशालय ने अपने प्रेस नोट में भी लिखा था, लेकिन 2 साल बीत गए, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चाहे ई टेंडरिंग घोटाला हो या फिर कारम डैम का भ्रष्टाचार, इन्हें न सिर्फ नौकरशाही बल्कि राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। और शायद यही वजह है कि चाहे आर्थिक अपराध शाखा हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय, सब ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन ना तो किसी बड़े अधिकारी और न ही किसी नेता पर कोई कार्रवाई हुई है, न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा क्या ई टेंडरिंग को लेकर सवाल हैं। विपक्ष अब इस मामले को लेकर, इस बांध को लेकर जो है निशाना साध रहा है सरकार के ऊपर, और ये अब मामला इसलिए भी जो है ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि जिस तरीके से बांध में लीकेज हुई थी, शारीरिक बहुत बड़ा खतरा वहां पर पैदा हो गया था। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता था। और अब क्योंकि नया ये बांध था और इसके अंदर पैसे, जाहिर है टैक्स के पैसे लोगों के लगते हैं जब इस तरीके की कोई योजनाएं बनती हैं, तो इसलिए भी और ज़्यादा अब विपक्ष जो है निशाना साध रहा है सरकार पर कि किस तरीके से ये योजना जो है उसको अंजाम दिया जा रहा था, कैसे यहाँ पर काम हो रहा था, जिसमें शुरुआत में ही इतनी बड़ी खामी जो है वो सामने आ गई। और यहाँ पे बताएं कि ये एनडीटीवी की खबर का असर है। अनुराग द्वारी ने जब ये खबर करी उसके बाद से इस पर ये कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को बैन कर दिया गया, यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कहा गया है कि हम बढ़ चढ़ कर कदम उठा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से आती हैं जो उनके इन दावों पर सवाल खड़े करती है। तो अब यहाँ पर इन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। पहले तो जो इस बांध के अंदर खामियां थीं उन पर सुधारने पर सबका जो है ध्यान था, उसको जब खतरे को टाल दिया गया तो अब इन कंपनियों पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इन कंपनियों के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड आप बताइए और पीछे क्या कार्रवाई होती रही है और पिछले 2 साल से ये खामोशी जो है उसके भी जरा समझाइए। जी बिल्कुल ताबिश, दरअसल मामला यह है कि मध्य प्रदेश में 2018 में एक ई टेंडरिंग घोटाला हुआ था। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जो आज की तारीख में गृह मंत्री हैं, उस वक्त जल संसाधन मंत्री होते थे। चूंकि सबसे ज्यादा टेंडरों में जो टेम्परिंग के आरोप लगे थे वो जल संसाधन विभाग के ठेकों पर ही लगे थे। अब उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर जो यहाँ की राज्य की आर्थिक अपराध शाखा है उसने एक पीई दर्ज कर लिया था। पीई एफआईआर नहीं होती है। और उसके बाद दिसंबर में जब इनकी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चुन करके आ गई, तो कांग्रेस की सरकार ने इस मामले में तेजी की और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के 2 ओएसडी थे, एक वीरेंद्र पांडे और एक और अवस्थी जी थे, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है।
उस गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ईडी ने लिया है और फिर प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले से जुड़े एक आदित्य त्रिपाठी थे, वो एक छोटे से मुलाजिम हुआ करते थे जो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एक बड़े नौकरशाह की नजर उन पर पड़ी और उनके नाम से एक फ्रंट कंपनी अवनी इंफ्रा खोली गई। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईडी की चार्जशीट में जो ईडी ने प्रेस नोट बाकायदा जारी किया था गिरफ्तारी के बाद उसमें लिखा हुआ है। उनके नाम पर एक हैदराबाद के बड़े व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, राजू मेंटाना, उनके मध्य प्रदेश के बहुत सारे आईएएस लॉबी में उनके संबंध थे ऐसा बताया गया। और एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी गोपाल रेड्डी, उनसे भी पूछताछ हुई थी, तो वहां से मेंटाना और आदित्य त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई। बताया गया कि 93 करोड़ की रिश्वत सिर्फ आदित्य त्रिपाठी ने बांटी थी और उसके लिए अवनी इंफ्रा जो कंपनी उन्होंने बनाई थी। और इसमें भी कहीं ना कहीं ये जो डैम के ठेके थे, एक राजगढ़ डैम का ठेका था, उसके सिलसिले में गिरफ्तारी की गई थी वीरेंद्र पांडे की और अवस्थी जी की, जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के ओएसडी हुआ करते थे। और खास बात यह है कि उस डैम का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो 15 अगस्त को कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उस डैम में भी घोटाले की बात आई थी। अभी यह मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये कारम डैम का हादसा हुआ तो याद आया कि मार्च में तो खुद जल संसाधन मंत्री जो अभी तुलसी सिलावट है, वो पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ चुके हैं, और अब ये महकमा उनके पास है। उन्होंने खुद विधानसभा में माना था कि हाँ, ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है कारम डैम की। तो जब हमने सवाल पूछा कि आपके ही लोगों पर आरोप लगे थे, उस वक्त आप विपक्ष में थे, आप सवाल पूछते थे, फिर आप सत्ता पक्ष में आ गए, आपके वक्त में प्राथमिकी दर्ज की गई राज्य की आर्थिक अपराध शाखा ने की, अब वो जांच कहां है? क्योंकि ईडी अक्सर देखा जाता है कि विपक्षी राज्य उसके निशाने पर रहते हैं, इस तरह के आरोप विपक्ष लगाते हैं कि वहां पहुंचती है। तो इस मामले में तो बाकायदा एफआईआर दर्ज है, पहले भी गिरफ्तारियां हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि इतना बड़ा घोटाला है, एक के बाद एक डैम में लीकेज की खबरें आ रही है, डैम गिर रहे हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? तो अब दोनों कंपनियों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि क्या इनसे जुड़े जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी? कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि इसके तार डॉक्टर नरोत्तम मिश्र और मुख्यमंत्री निवास से भी जुड़े हुए हैं, उनके कार्यालय से भी जुड़े हुए हैं। शुक्रिया अनुराग, इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।